अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 9B। इसमें हमने टॉपिक क्या पढ़ना है आज, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको भी उसको कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमारे पास क्या होता है कि जब आवाज़ किसी एक सरफेस से दूसरी सरफेस में इंसिडेंट कराई जाती है तो वो क्या करती है, बाउंस बैक करती है फर्स्ट मीडियम के अंदर, मतलब टकरा कर वापस आ जाती है। तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, इको है। इसमें हमारे पास डेफिनेशन है पेज नंबर 26 आपकी बुक का ब्लू ब्लॉक में लिखी होगी। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको हम क्या कहते हैं, इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है कि ये क्यों होता है और किस वजह से होता है। अब हमारे पास क्या है कि अगर आप सबसे पहले क्या करते हैं, किसी ऊंची बिल्डिंग या फिर माउंटेन के सामने खड़े होकर क्लैप करते हैं, ये शाउट करते हैं, तो वो आपको दोबारा सुनाई देता है। और ये किस वजह से होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन, पूरे पैराग्राफ का क्रक्स यही है। एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। क्या है, When we clap or shout near a reflecting surface such as a tall building or a mountain, we hear the same sound again a little later. What causes this? किस वजह से होता है ये? This sound which we hear is called an echo and is a result of reflection of sound from the surface. और ये क्या है, किसका रिजल्ट है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। जो आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देगी वो है आपके पास इको। अब नेक्स्ट है, आपने ये वाले पैराग्राफ पे हेडिंग लगानी है मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको। कितना मिनिमम डिस्टेंस आपको चाहिए इको को सुनने के लिए। इसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए आपने वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है S=VT वाला। तो उसमें हमारे पास क्या था, V हमारे पास स्पीड थी और T हमारे पास टाइम था, S हमारे पास डिस्टेंस था। तो अब हमने क्या निकालना है, टाइम और स्पीड निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा। अब क्या है, टाइम किस तरह से होना चाहिए, टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, जो आवाज़ हमने भेजी है और उसके बाद जो हमें सुनाई दी है उसके दरमियान का इंटरवल होना चाहिए 0.1 सेकेंड। अब हमारे पास क्या है कि स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए, 340 मीटर पर सेकेंड एट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। अब हमारे पास क्या है, स्पीड उसकी 340 मीटर पर सेकेंड होगी, टाइम उसका 0.1 हो गया। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास डिस्टेंस निकलेगा 34 मीटर। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस निकल आया। अब हमारे पास क्या है, हम पढ़ लेते हैं कि इतना है, द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड टू हियर अ क्लियर इको. The time interval between our sound and the reflecting sound must be at least 0.1 second. If we consider the speed of the sound to be 340 meter per second at a normal temperature in air, we will hear the echo after 0.1 second. कि अगर हमारे पास 340 उसकी स्पीड हो तो हम 0.1 सेकेंड के बाद इको हमें सुनाई देगी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट। किस तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू 34 मीटर। दस for hearing the distinct echoes the minimum distance of the obstacle from the source of the sound. obstacle क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और सोर्स हमारे पास क्या है, जहाँ से वो जनरेट हुआ है, ऑफ द साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। मतलब जितना डिस्टेंस निकला है उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या है, इको का निकल आएगा। इको मे बी हर्ड मोर देन वन ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इको जो है एक से ज़्यादा दफ़ा भी सुनाई दे जा सकती है क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। ये आपका पूरा का पूरा आपने पैराग्राफ करना है। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसका किस तरह से आएगा, हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड कैन बी डिफाइंड एंड एक्सप्लेन। ये आपको जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं किस तरह से आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको कहेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है उसको बताओ, तो आपने सिर्फ इको की डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, बस इतना करना है आपने।
और दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा कि अगर आपको कहता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ, तो आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है कि इतना उसका टाइम था, इतनी उसकी स्पीड थी, उसको मल्टीप्लाई करके ये निकला, उसका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इको का होगा डिस्टेंस, और उसके बाद वो जो है एक से ज़्यादा दफ़ा सुनाई दे सकती है। ये आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, एक डेफिनेशन वाला, एक ये वाला। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने सारा लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है कि डिफरेंट वेरीज करती है मीडियम टू मीडियम। मतलब कि अगर हमारे पास क्या है कि एयर है, गैसेस हैं, उसके बाद लिक्विड आ जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉलिड आ जाता है। तो हमारे पास लिक्विड के अंदर जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है गैसेस से, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। और उसके बाद जो है यहाँ पर सॉलिड के अंदर जो है वो उसकी स्पीड कितनी है, 15 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, गैसेस से। 15 टाइम्स गैसेस से ज़्यादा है इसकी स्पीड। और उसके बाद ये क्या है, इसकी फिजिकल कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करती है। और हमारे पास क्या है कि वो क्या कहता है कि एयर के अंदर इसकी एक टेबल दिया हुआ है, इसमें इसकी स्पीड जो है बताई हुई है, एयर में इतने टेम्परेचर पर इतनी स्पीड होगी इसकी। तो उसके बाद क्या कहता है कि स्पीड कितनी है एयर के अंदर, 343 मीटर पर सेकेंड है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है कि वेरीज करेगा किससे, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। और इसके बाद जो है आप इसकी स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, v = f लैम्डा। और f आपको मैंने बताया था कि ये है हमारे पास फ्रिक्वेंसी और लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि इसमें से क्या क्या है। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। मतलब वो हर उस मीडियम से गुजर जाता है जहाँ पे उसके पार्टिकल्स क्या हैं, वाइब्रेट कर सकें। दे कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम में से नहीं गुजर सकता। हाउएवर द नेचर ऑफ द मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स, कि नेचर ऑफ द मीडियम अफेक्ट करेगी स्पीड ऑफ साउंड वेव्स को। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इन गैसेज। The speed of the sound in solid is about 15 times that in gases. The speed of the sound in air is affected by change in physical conditions such as temperature, pressure and humidity. ये क्या है कि लिक्विड में से किस तरह से ज़्यादा है, सॉलिड में कितनी है, और उसके बाद किस तरह से ये इफेक्ट करती है, किन किन फैक्टर्स की वजह से। उसके बाद वो एयर में उसकी स्पीड बता रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये आपको क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, आपने पूरा पैराग्राफ ही लिखना है। The speed of the sound in air is 343 meter per second at 1 atmospheric of pressure and room temperature 21 degree Celsius. The speed varies with temperature and humidity. ये स्पीड जो है वेरीज करती है, मतलब बढ़ती करती है टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की वजह से। The speed of the sound in solids and the liquid is faster than air. फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। ये वाला रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं, v = f लैम्डा। उसके बाद यहाँ पर नीचे बता दें कि ये आपके पास v क्या है, स्पीड, f फ्रिक्वेंसी, और लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव है। ये आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन एक दफ़ा सुन लें। क्वेश्चन आएगा जी, हाउ कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, हाउ कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिखना होगा। पीछे जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें क्या था, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया था, उसकी स्पीड ली थी हमने, और उसके बाद हमने क्या किया था, उसका जो टाइम ले लिया था। तो स्पीड और टाइम लगा के हमने क्या निकाल लिया था, डिस्टेंस निकाल लिया था। अब हमने क्या मेजर करना है, उसकी स्पीड मेजर करनी है। तो स्पीड मेजर करने के लिए जो मेथड है वो क्या है, आपके पास एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, मेजरिंग स्पीड ऑफ द साउंड बाय इको मेथड। इको मेथड से हम जो है इसकी स्पीड मेजर करते हैं। इसके लिए प्रेटेस्ट हमें क्या चाहिए है, मेजरिंग टेप चाहिए है, स्टॉप वॉच चाहिए है, फ्लैट वॉल चाहिए है, दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको, जो कि एक गुड इको प्रोड्यूस करती हो, वो वाली ही हमें वॉल चाहिए। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, आप जो है 50 मीटर जो है टेप के साथ डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ क्लैप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होकर आप क्लैप करेंगे।
अब जो है आपको क्लियर इको सुनाई देगी। लेकिन आपने क्या करना है कि इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इको है, जो हम वॉल यूज़ कर रहे हैं वहीं से इको आनी चाहिए, किसी और वॉल से वो इको नहीं आनी चाहिए। अब देखें 50 जो है मीटर टोटल डिस्टेंस किस तरह से होगा, 50 जाने और 50 आने में तो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उसका। उसके बाद जो है आपने 10 दफ़ा क्लैप करना है, तो 10th क्लैप के बाद जो टाइम होगा आप स्टॉप वॉच से वो टाइम मेजर कर लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, टाइम हमारे पास ये हो गया, टाइम की हम एवरेज निकाल लेंगे, हमारे पास क्या होगा, टाइम भी आ जाएगा और डिस्टेंस भी आ जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, S = VT वाले फॉर्मूले से हम स्पीड निकालेंगे। यहाँ पे S की जगह हम डिस्टेंस लगा देंगे, टाइम की जगह हम टाइम लगा देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे S/T, तो हमारे पास स्पीड निकल आएगी। ये थी पूरी एक्टिविटी या फिर जो मेथड है वो। अब जो है हम क्या करते हैं, इस पूरी एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, कोई चीज़ रह ना जाए। यूज़ अ टेप टू मैयर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। 50 मीटर्स का डिस्टेंस आपने मैयर कर लिया। नाउ क्लैप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स एंड चेक इफ़ यू कैन क्लियरली हेयर एन इको फ्रॉम द वॉल। Make sure the echo is not coming from any other wall in the area. The time taken by the sound to travel 100 meters is the time difference between the clap and the echo. कि जितना हमारे पास क्या है, मैंने जाने आने में कहा था ना, तो डिफरेंस हमारे पास कितना बनता है, 100 मीटर्स बनता है। नाउ रीस्टार्ट द क्लैपिंग। अब दोबारा से क्लैपिंग स्टार्ट करें एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच को स्टार्ट करें एट द फर्स्ट क्लैप। फर्स्ट क्लैप पे स्टॉप वॉच को आपने स्टार्ट करना है। काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच व्हेन यू हेयर द इको ऑफ द 10th क्लैप। जब आप 10वें क्लैप की इको सुनाई दे आपको, तो आपने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर देनी है। नाउ फाइंड द एवरेज टाइम ऑफ द 10 क्लैप्स। अब 10 क्लैप्स का एवरेज टाइम फाइंड आउट कर लें, और उसके बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल T बिटवीन द क्लैप्स एंड यूजिंग द फॉर्मूला S = VT वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड। हम जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा मेथड हो गया। इसमें सिर्फ ये था कि आपने वो डिस्टेंस लेना है और स्टॉप वॉच से टाइम मेजर कर लेना है और वो फॉर्मूला लगा देंगे आप। ये आपका जो है पूरा का पूरा टॉपिक एक और कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन सुन लें किस तरह से आएगा। हाउ कैन वी मेजर स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ये आपको आएगा, आपने पूरा का पूरा मेथड ही लिखना होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसका लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा आर्टिकल 11.5। उसका टाइटल क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब शोर की आलूदगी। आजकल अगर हम देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में जो है शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि शोर क्या है और म्यूज़िक क्या है। कुछ जो आवाज़ें हैं वो शोर में आती हैं, कुछ आती हैं म्यूज़िक में। अब म्यूज़िक हमारे पास क्या होता है, वो आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, भली लगती हैं, हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, म्यूज़िक है। जो हमें अच्छी लगेगी आवाज़ें वो हमारे पास म्यूज़िक है। और उसके बाद वो आवाज़ें जो हमारे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो हमारे क्या है, इरिटेशन पैदा कर देती हैं, हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास उसके लिए क्या है, शोर है, ठीक है। आपने म्यूज़िक की, जैसे कि हमारे पास बांसुरी की आवाज़ होगी, गिटार की आवाज़ होगी और दूसरे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ होगी, वो हमारे लिए क्या है, अच्छी लगती है हमें, तो हम उसको म्यूज़िक कह देते हैं। अब शोर हमारे पास जो है, नॉइज़ हमारे पास क्या है कि मशीनरी की आवाज़ होगी, मोटर की आवाज़ होगी, ये हमें अच्छी नहीं लगती, ये हमारे पास क्या है, नॉइज़ हो गया। अब हमारे पास क्या है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, हमें म्यूज़िक और नॉइज़ का डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है हमारे पास कि उन दोनों के नॉइज़ के जो है सोर्सेज क्या है, कहाँ से नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया ना, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स की वजह से, मशीनरी की आवाज़ों की वजह से शोर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो है आपने उनके इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि हमारे पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इफ़ेक्ट्स किस तरह से बताएंगे कि हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारा सर दर्द करता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें इरिटेशन होती है, और उसके बाद जो है हम क्या हमारी हेयरिंग लॉस हो जाता है, कानों में जो है प्रॉब्लम हो जाता है, एग्रेशन आ जाता है, स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है, ये सारे जो है इसके इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद है सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ हमारे पास क्या है, ये आपने सारी हेडिंग्स हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ, हम बुक से भी रीड करते हैं। सेफ लेवल ऑफ साउंड क्या है कि कहाँ तक हम जो है सुन सकते हैं, कि एक दिन के अंदर कितना हमारे लिए नॉर्मल है वो।
जो है हम सेफ लेवल वाला पढ़ लेते हैं। अब जो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन वाला। बेटा पेज नंबर 29 पे आ जाएं। पेज नंबर 29 पे जो फर्स्ट लाइन है, साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। आपने म्यूज़िक की हेडिंग देकर यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है म्यूजिकल साउंड तक, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद पेज नंबर 28 पर आ जाए। ये आपने ये पूरा पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज तक जाएगा, आवर ईयर्स तक, वहाँ तक आपने इसकी एग्जांपल्स देनी है। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? वी enjoy the programs on radio television by hearing sounds of the different qualities. In musical programs we hear the sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drums. Such of these instruments are pleasant on our ears. नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉइज़ की ये वाली है। नेक्स्ट है कि आपने नॉइज़ की डेफिनेशन यहाँ से करनी है। साउंड विच हैज़ जरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइज़, कि जो हमारे पास अनप्लेजेंट इफेक्ट देती हैं हमारे कानों पे, उन आवाज़ों को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, शोर है। यहाँ से ही देखें, ये आपने एग्जांपल देनी है, साउंड्स ऑफ मशीनरी, द स्लैमिंग ऑफ अ डोर एंड द साउंड ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज़। ये 3 एग्जांपल्स आपने नॉइज़ की देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये वाला पैराग्राफ नॉइज़ पोल्यूशन वाला। इस पे आप हेडिंग देंगे नॉइज़ पोल्यूशन एंड इट्स सोर्सेज, के कहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो इसके सोर्सेज क्या हैं। यहाँ से करेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़। Noise in an undesirable sound that is harmful for health of human and other species। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये these are the following sources of noise। आप वो ये लाइन लिख के इनको पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला पॉइंट दे के आप लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, सेकेंड वाला पॉइंट दे के आप लिखेंगे हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। ये 2 जो है आपने सोर्सेज लिख दिए। नेक्स्ट है इसके इफेक्ट्स। के इफेक्ट्स क्या होते हैं कि नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज कंडीशन सच एज। अब आपने इनको भी सच एज लिख के 2 पॉइंट्स में लिखना है। 1 वाले पे आप लिखेंगे हेयरिंग लॉस, उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, ये सारे इसके क्या हैं, इफेक्ट्स हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है यहाँ पर कि सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ जो है उसकी हेडिंग देनी है। ये पैराग्राफ उसका है। A safe level of noise depends on the 2 factors, the level मतलब volume of the noise and the period of the exposure or to the noise. The level of the noise recommended in most countries is usually 85 से 90 decibel over an 8-hour work day। मतलब 8-hour work day में इतना जो है उसका जो है होना चाहिए 85 से 90 डेसिबल तक। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। अब हम इसको रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं, तो आपने लिखना है नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, पुटिंग द साउंड रिड्यूसिंग बैरियर और यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस। ये जो है आपके सारे उसके हैं कि आप इसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर डिफरेंस आ जाएगा, आपने म्यूज़िक और नॉइज़ का डिफरेंस देना है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले म्यूज़िक की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल देनी है, नॉइज़ की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल देनी है, उसके सोर्सेज लिखने हैं, इफेक्ट्स लिखने हैं, सेफ लेवल लिखना है, उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं वो। ये अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तब। अब मैं आपको इसी टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे इसमें। सबसे पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स सोर्सेज एंड इफेक्ट्स, हाउ इट इज़ रिड्यूस्ड, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिक एंड साउंड, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज़ एंड सेव लेवल ऑफ नॉइज़, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको डिफरेंस आ जाए म्यूजिक और नॉइज़, इसका आपने डिफरेंस लिखना है, डेफिनेशन साथ में एग्जाम्पल। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वो आपका कहता है व्हाट इज मीन बाय नॉइज़ पोल्यूशन एंड डिस्क्राइब इट्स सोर्सेज। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। आपने क्या करना है कि नॉइज़ को जो है नॉइज़ पोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, उसके सोर्सेज लिखने हैं कि किन सोर्सेज की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़। तो आपने इसमें क्या लिखने होंगे, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स ही लिखने होंगे।
उसके बाद वो क्या कहते हैं, इनलिस्ट एनी 5 साउंड ऑफ म्यूजिक एंड नॉइज, कि आपने कोई सी भी 5 म्यूजिकल साउंड्स बतानी है और 5 ही नॉइजेस बतानी है। ठीक है, आप बता देंगे कि जो म्यूजिकल साउंड जैसे कि साउंड ऑफ हारमोनियम, फ्लूट, तबला, सॉन्ग्स और वायलिन, और नॉइज़ की आप दे देंगे साउंड ऑफ ट्रैफिक, साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन, साउंड ऑफ एरोप्लेन, साउंड ऑफ क्राइंग, साउंड ऑफ हॉर्न्स। ठीक है, ये आप इसकी जो है एग्जाम्पल दे देंगे। नेक्स्ट जो इसी में से बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो क्या है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइज इन आवर सोसाइटी। इसके आपने मेजर सोर्सेज बताने हैं, वो कौन से हैं, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, ये सारे नॉइज़ के जो हैं सोर्सेज आप बता देंगे। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, हाउ नॉइज कैन बी रिड्यूस, कि नॉइज को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रीज एंड डिफरेंट अप्लायंसेज आर यूज्ड टू रिड्यूस द नॉइज, मतलब ट्रीज वगैरह लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, नॉइज को कम कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो बाय द सेफ लेवल ऑफ नॉइज, तो आपने ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस द एक्वेस्टिक्स। अब हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा, डिफाइन एक्वेस्टिक प्रोटेक्शंस, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्वेस्टिक प्रोटेक्शंस। आपने बताना है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, द टेक्निक और द मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब द अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड द पोरस सर्फेसेस इज कॉल्ड एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। अब हमारे पास क्या है कि अनडिजायरेबल साउंड को जो है सॉफ्ट और पोरस सरफेस जो है एब्जॉर्ब कर ले, तो उस टेक्निक को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, हेडिंग लगानी है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये यूज़ किया जाता है ये टेक्निक को। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इन द सरफेस इज, अगर जो है सरफेस रिजिड और स्मूथ होगी तो हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा होगा। एंड लेस इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर, अगर हमारे पास सरफेस जो है सॉफ्ट और इरेगुलर होगी तो हमारे पास कम होगा। Soft porous materials such as the draperies and the rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes and the softening noises. अब क्या करते हैं, रग्स वगैरह जो होते हैं ना, मैट जिनमें फर लगी होती है, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा जो है नॉइज़ को या अनडिज़ायर्ड जो वॉइसेस हैं उनको, जो इकोज़ वगैरह हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब हमारे पास पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए क्या है कि अगर हम अपने रूम में जो है कारपेट और इस तरह की चीज़ें जो फर वाली चीज़ें हों, सॉफ्ट सी, पोरस सी, उनको रखेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको नॉइज़ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमें पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये है इसकी इम्पोर्टेंस। अब हमारे पास क्या है, thus by using such materials in noisy places we can reduce the level of noise pollution, हम उनका नॉइज पोल्यूशन का लेवल जो कम कर सकते हैं। However, if the surface of the classroom or the public halls are too absorbent, अगर देखो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है too absorbent हो जाएगा तो आवाज़ क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, बच्चों को सही से सुनाई नहीं देगा। अब हमारे पास क्या है, द साउंड लेवल में बी लो फॉर द ऑडियंस, और ऑडियंस के लिए साउंड लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी कि वो टेक्निक की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से हम जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम किसी नॉइज़ी एरिया में रहते हैं तो हम उसको कम करने के लिए फर, रग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिवर्बरेशन। अब हमारे पास इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल, सीलिंग और द फ्लोर ऑफ द रूम, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर टू reflective or the sound becomes garbled. This is due to the multiple reflections called the reverberation. अब हमारे पास क्या है कि जब आवाज़ टकरा कर आती है सीलिंग वगैरह से तो वो क्या करती है, बार बार हमें जो है आवाज़ सुनाई देती है। उसको किस तरह से कि वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है, बार बार टकरा कर वापस आता है। In this design of the lecture halls, auditorium or the theatre halls, a balance must be achieved between the reverberation and the absorption. तो हम हमारे जो थिएटर हॉल और ऑडिटोरियम वगैरह हैं उसको इस तरह से बैलेंस किया जाता है कि वहाँ पर रिवर्बरेशन और द एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना को जो है वो अच्छे तरीके से बैलेंस किया जा सके, कितना हमने रिवर्बरेशन रखना है और कितना हमने एब्जॉर्प्शन लेवल रखना है। It is soft and often advantages of the place reflective surfaces behind the stage to direct the sound of the audience. अब क्या है कि उसका ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से उसकी डायरेक्शन दी जाए कि ऑडियंस तक जो है आवाज़ क्लियर जाए और ज़्यादा नॉइज़ भी ना हो क्योंकि कान ही फट जाए। ठीक है,
ये है हमारे पास रिवर्बरेशन का फिनोमेना। उसके बाद है कर्व्ड सीलिंग ऑफ द लेक्चर हॉल। के लेक्चर हॉल की आपने देखा होगा कि सीलिंग क्या होती है, कर्व्ड होती है। वो क्यों होती है? जनरली द सीलिंग ऑफ द लेक्चर हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मे रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। कर्व सरफेस है ना, तो टकरा कर क्या करे, सारे कोनों तक चली जाए आवाज़, तो इसलिए उनकी लेक्चर हॉल की जो सीलिंग है उसको कर्व रखा जाता है। अब आपके पास क्या है, कर्व साउंड बोर्ड। अगर आपकी सीलिंग जो है वो कर्व नहीं है तो हम चाहते हैं कि आवाज़ जो है सारे के सारे हॉल तक पहुंच जाए। अगर कोई हॉल है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कर्व सरफेस बोर्ड यूज़ करते हैं ताकि आवाज़ सारी जगह पर फैल जाए। कर्व साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द हॉल। ठीक है, ये इसका यूसेज है। आपने इसको सारा का सारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने हेडिंग के साथ ही लिखना है। ठीक है, अब इसके साथ जो है कर्व साउंड बोर्ड के साथ ये वाली बना दीजिएगा और कर्व सीलिंग लेक्चर हॉल के साथ ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा। आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन सा इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या है कि डिफाइन द एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन। आपने क्या करना है कि उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी इंपॉर्टेंस वाला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद आपको क्या देता है, व्हाट इज़ मीन बाय द रिवर्बरेशन। अब आपने रिवर्बरेशन का क्या है, ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, ये आपका एक हो गया। आपका जो है टॉपिक आपने अब क्या करना है, इसमें से ये सारा कुछ आपने याद करना है। आपका होमवर्क क्या है, आपने सारा कुछ याद करना है। जो भी टॉपिक्स मैंने आज आपको पढ़ाए हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको याद करके रफ कॉपीज़ पर लिख लें या जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ लिखें। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखें। ठीक है, और इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।